हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका जो HES का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा नहीं भी हुआ है तो आपने अपने पुराने एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान ना देकर अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में जुट जाना है। तो आज हम देखेंगे कि आपके HES एग्ज़ाम के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे, कहाँ से पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, उसकी एनालिसिस के बारे में देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि रिलेटेड है आपके जो न्यूट्रिएंट्स है, जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, इन सबको पढ़ते हैं। तो उसके रिगार्डिंग डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि जो एडिबल ऑयल्स हैं, अगर उससे फैट्स को बनाना चाहिए तो वो कौन सी प्रोसेस से बनेगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखो, जो आपके किचन में जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स मिलते हैं वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड फॉर्म्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फॉर्म्स का मतलब होता है कि जो भी कार्बन कंपाउंड के अंदर या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर इन वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजिनेशन कर दी जाए, हाइड्रोजिनेशन मतलब इनके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया जाए, तो ये जो आपके वेजिटेबल ऑयल हैं वो घी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो घी होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। दैट मीन्स उसके अंदर आपको सिंगल बॉन्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा भी अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूं तो आपके जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, दैट मीन्स जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन करवाने के लिए आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि किसी भी रीएजेंट को रिएक्ट करवाने के लिए अगर हम कैटलिस्ट को यूज़ करें तो ये जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है। तो दैट मीन्स आपको हाइड्रोजिनेशन करवाने के लिए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजिनेशन भी हो सकता था अगर आपको ये ऑप्शन ना दिया जाता। अब क्योंकि कैटलिस्ट को यूज़ करना ही पड़ता है, चाहे निकल को यूज़ करो, चाहे प्लैटिनम को, चाहे प्लेडियम को, तो इन कैटलिस्ट को यूज़ करना पड़ता है। इस वजह से ये जो आपका आंसर रहेगा थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सेपोनिफिकेशन और एस्टेरिफिकेशन के बारे में बात करूं तो सेपोनिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सोप को बनाया जाता है। सोप को बनाने के लिए भी यहाँ पे आपके जो फैटी एसिड्स होते हैं उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया जाता है और अल्टीमेटली सोप के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट एस्टेरिफिकेशन, जिसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है उनको अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ताकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉन्ड बन जाए जिसको हम एस्टर्स कहते हैं। और ये जो एस्टर के प्रोडक्ट्स हैं ये आपके फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली आपका जो आंसर बनेगा दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू किडनी स्टोन। तो ये आपके बायोलॉजी से पूछा गया था। इसके अलावा वैसे आप इस क्वेश्चन को केमिस्ट्री के अंदर भी डाल सकते हैं कि आपके अलग अलग जो इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं तो उनकी क्या केमिकल नेचर रहता है। तो अगर मैं किडनी स्टोन्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। 80% जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं। फिर उसके बाद आपका कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, स्टूवाइट हो गया, सिस्टीन हो गया। तो दैट मीन्स ये आपके अलग अलग टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा दैट इज कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको स्टेटमेंट वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, आपने इसमें से देखना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि जो स्टीम है वो लेस स्वीयर बर्न्स कॉज करती है एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो अगर मैं पानी के बारे में बात करूं जो कि 100 डिग्री पे है, और अगर मैं स्टीम के बारे में बात करूं तो जो पानी है जब यहाँ पे गैस में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो वो एडिशनल 540 कैलोरीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अल्टीमेटली जब ये स्टीम किसी पर्सन के ऊपर आकर आती है तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्वीयर बर्न्स जो हैं उसको कॉज करती है, क्योंकि उस स्टीम में से जो 540 कैलोरीज है वो अल्टीमेटली रिलीज़ हो जाती है, और इतनी ज़्यादा कैलोरीज रिलीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्वीयर बर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दैट मीन्स जो स्टीम होती है वो बहुत स्वीयर बर्न्स करती हैं एज कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि जो ड्राई आइज है दैट इज कोल्डर देन रेगुलर आइज। तो अगर मैं ड्राई आइज और आपकी जो रेगुलर आइज होती है दैट इज वेट आइज,
इन दोनों आइज़ के बारे में बात करूँ, जो ड्राई आइज़ होती है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जो वेट आइज़ होती है वो पहले सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आती है। दैट मीन्स आइस से पानी बनेगा और पानी से अल्टीमेटली गैस बन जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों आइज़ के टेम्परेचर के बारे में बात करूँ तो जो ड्राई आइस है उसका टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वेयर एज जो वेट आइस है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दैट मीन्स आप देखेंगे कि जो ड्राई आइस है वो ज़्यादा कोल्डर होती है। तो दैट मीन्स आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। इवन अगर आप देखेंगे कि जो ड्राई आइस है ज़्यादातर अगर फूड को प्रोटेक्ट करना हो रैंसिडिटी से तो यहाँ पे ड्राई आइस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ड्राई आइस जो है वो डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो पानी का जो स्टेप है वो स्किप कर देगी। अगर मैं बात करूँ वेट आइस के बारे में, क्योंकि जो वेट आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस वजह से फूड के वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आने की वजह से उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो दैट मीन्स आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में आपको ये जो वेव्स हैं उनको लगाना है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जहां पे आपको अलग अलग जो वेव्स हैं और रेज हैं वो देखने को मिलती है, जैसे कि आपकी गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, फिर आपका विजिबल लाइट आ जाएगी, इंफ्रारेड आ जाएगी, फिर आपकी माइक्रोवेव्स आ जाएगी और उसके बाद आपकी रेडियो वेव्स आ जाएगी। अगर मैं इन सारी वेव्स को इस स्पेक्ट्रम के ऊपर देखूं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हो रहे हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। एज कम्पेयर टू फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे देखें तो इसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर मैं वेव के बारे में बात करूं तो जो दो ऑल्टरनेटिव आपके क्रेस्ट या फिर ट्रफ होते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। तो दैट मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गामा रेज है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ कम रहेगी। इन द सेम वे जो रेडियो वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है। तो दैट मीन्स जो रेडियो वेव्स है उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो दैट मीन्स ये सबसे पहले आएगा, तो थर्ड सबसे पहले आया। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि जो गामा रेज है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो दैट मीन्स 1 आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन आ गया, जो कि आपके लाइट चैप्टर से आता है, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप ऑफ मिरर्स पढ़ते हैं। तो अगर मैं कॉनकेव मिरर के बारे में बात करूं तो ये एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है कि जो भी रेज उसके ऊपर पैरेलली आएंगी वो एक पर्टिकुलर फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करूं तो इसके टूवर्ड्स जो भी पैरेलल रेज आएंगी, क्योंकि इसका फोकस ऑपोजिट साइड होता है, तो इस वजह से हमें ये लगेगा कि ये जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो गई हैं, लेकिन वर्चुअली वो पीछे जाकर फोकस के ऊपर मीट कर जाएंगी। तो दैट मीन्स जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि इमेज फॉर्मेशन के बारे में, तो कॉनकेव मिरर से हमेशा आपको इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलेगी, दैट मीन्स अपसाइड डाउन इमेज देखने को मिलेगी। वेयर एज जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर आपको हमेशा इरेक्ट इमेज देखने को मिलेगी। तो दैट मीन्स इसकी इन्वर्टेड होगी और इसकी इरेक्ट हो गई। तीसरी अगर मैं बात करूं कि ये रियल होती है या वर्चुअल होती है, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं या फिर इमेजिनेशन में मीट कर रही हैं। तो जो भी रेज आपको इमेजिनेशन में मीट करती हुई मिलेंगी वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगी, और जो भी रेज आपको एक्चुअल में मीट करती हुई मिलेगी वो हमेशा रियल इमेज बनाएगी। तो दैट मीन्स आपको पता चल गया कि जो कॉनकेव मिरर है कन्वर्जिंग मिरर है, रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो यहाँ पे आप अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर और जो कॉन्वेक्स मिरर है इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी। तो दैट मीन्स आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है, इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है, तो आपका आंसर बनेगा 2 and 4 ओनली, दैट इज़ अ सी ऑप्शन। इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है आपका कॉनकेव मिरर, वेयर एज जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ लिया गया है। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि सबसे पहली बात, अगर मैं इथेनॉल के बारे में बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि इसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो अगर मैं इस इथेनॉल के बारे में बात करूं तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट होने के लिए कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ये जो आपका कंपाउंड है ये पानी में भी सॉल्युबल रहेगा। अब क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल रहेगा तो ये इथेनॉल जो है वो पानी के साथ अलग अलग प्रोपोर्शंस में कंबाइन कर सकता है। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो जितने भी आपके अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसके अंदर आपको इथेनॉल की कुछ ना कुछ परसेंटेज ज़रूर देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं बियर के बारे में बात करूँ तो अराउंड 5 to 7% इथेनॉल होता है। विस्की के अंदर आपको 40 to 50% इथेनॉल देखने को मिलता है। वाइन के अंदर आपको 11% इथेनॉल देखने को मिलता है। इवन अगर आप बात करेंगे जो आपके सैनिटाइजर्स होते हैं उनके अंदर भी आपको इथेनॉल देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो आपकी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी कहती ही यही है कि आपको 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है इन पेट्रोल। और जैसा कि आप जानते हैं इसका पहले टारगेट कितना था, 2030 तक आपने ये ब्लेंडिंग करनी है, लेकिन अभी इसका जो टारगेट है उसको चेंज कर दिया गया है कि 2025 तक ही आपने इस ब्लेंडिंग को टारगेट को अचीव कर लेना है। तो दैट मीन्स आपको पेट्रोल के साथ इथेनॉल की ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। तो दैट मीन्स आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा 1 and 3, दैट मीन्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपको एसिड बेसिस सॉल्ट से पूछा गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की या फिर ऐसे एसिड्स की जो नेचुरली आपको अपने जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आंट स्टिंग और एंट स्टिंग या फिर बी स्टिंग के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको फॉर्मिक एसिड देखने को मिलेगा। इसके अलावा एप्पल्स और पियर्स के अंदर आपको मैलिक एसिड देखने को मिलेगा। टैमरिंड और ग्रेप्स के अंदर आपको टार्टारिक एसिड देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर जो सिट्रस फ्रूट्स हैं तो चाहे वो लेमन है चाहे वो ऑरेंज है उसके अंदर आपको एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है। दैट मीन्स आपका इसका जो आंसर रहेगा दैट इज सी ऑप्शन। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको कुछ और एसिड्स के बारे में बताया है, जैसे कि आपको कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा। इवन आपको विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साउंड चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा गया है, जैसे कि हाइड्रोफोन, मेगाफोन, एनीमोमीटर एंड टैकोमीटर। तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये है आपका मेगाफोन। मेगाफोन के अंदर साउंड को फार अवे प्लेसेस तक स्प्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट मीन्स आपका इसका जो आंसर रहेगा इंस्ट्रूमेंट दैट स्प्रेड साउंड टू फार ऑफ प्लेसेस इज मेगाफोन। दूसरी तरफ अगर मैं एनीमोमीटर के बारे में बात करूँ तो जहाँ पर भी एनीमो वर्ड आता है दैट इज रिलेटेड टू एयर या फिर विंड। तो जब आपको विंड की स्पीड चेक करनी होती है तो वहां पर आप किसको यूज करते हैं, एनीमोमीटर को। तो दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स विंड स्पीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोफोन के बारे में। हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर। अब कोई भी ऐसा फोन है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अंडर वाटर प्रेजेंट होगा और वहाँ पे साउंड वेव्स को चेक करने के लिए यूज़ होगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट रहता है हाइड्रोफोन। दैट मीन्स एन अंडर वाटर डिवाइस दैट डिटेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ओशन साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टैकोमीटर के बारे में। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कोई रोटेशन में है तो उस रोटेशन को हम चेक कर सकते हैं एक डिवाइस के थ्रू। तो 1 मिनट में वो कितने रेवोल्यूशंस कर रहा है दैट कैन बी चेक्ड फ्रॉम टैकोमीटर। तो दैट मीन्स आपका आंसर बनेगा एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग रोटेशन स्पीड ऑफ अ शाफ्ट और अ डिस्क। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज डी ऑप्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक साइंस के जो क्वेश्चंस हैं जो कि HAS एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे उनके बारे में समझ में आया होगा। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी हुआ है तो आपने अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान देना है। अब अगर आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको टॉपिक की एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उस हिसाब से आप कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पेपर के अंदर हमेशा लाइट चैप्टर से, साउंड चैप्टर से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इवन आपके जो एसिड बेसिस सॉल्ट हैं उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इवन आपकी जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं जैसे कि किडनी वगैरह होगी, है ना, किडनी होगी, उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन
क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर्स को उठा सकते हैं, वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक में से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से आप उस टॉपिक को सबसे पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा निकलने लग जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।